हमको प्रतिदिन कम से कम एक विश्वविद्यालय नया ऐड करना पड़ेगा। प्रतिदिन प्रति सप्ताह लगभग 33 नए महाविद्यालय खोलना होंगे। जिस प्रकार के छात्र के भारतीयता की जड़ों से जुड़ने के प्रयास हैं, उसी आपसे सवाल पूछूं कि जैसे मान के चलिए कि मेरा पाठ्यक्रम है बीकॉम, उसको मैं अपने पाठ्यक्रम में जो सब्जेक्ट है उनको मैं उनका क्रेडिट में लेना, लेकिन एक बच्चा है जो स्वयं पे जाता है, उसी ड्यूरेशन में कोई 4 क्रेडिट या 6 क्रेडिट का कोर्स करता है, तो क्या जो फाइनल मार्कशीट उसकी बन के आएगी तो क्या वो उसमें ऐड होके आएंगे स्वयं के 6 क्रेडिट? भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कि बच्चे अपने लिए ना पढ़ें। नमस्कार, हेलो प्रोफेसर की सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच शिक्षा जगत की एक बड़ी शख्सियत और जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति प्रोफेसर पीके वाजपेयी सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के फिजिक्स के प्रोफेसर हैं जो कि बिलासपुर में है। आज सर से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात करेंगे। सर, सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या मैं कहूँ छोटा सा उसका जो इंट्रोडक्शन है सर वो आप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई थी। यह नीति वास्तविक अर्थों में लोक नीति है। भारत के विभिन्न प्रांतों के विभिन्न विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूलों, ब्लॉक स्तर पर 1,50,000 से ज़्यादा इंटरेक्शन के बाद 2 लाख से ज़्यादा फीडबैक फॉर्म्स को एनालिसिस करने के बाद इस नीति को तैयार किया गया है। सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी एक शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, तो उस समय सर की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी क्या वो कारगर रही है अपने उद्देश्यों में? देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 माननीय राजीव गांधी जी के समय में जिस नीति को लाया गया था, और फिर 1992 में माननीय नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे तब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया था। इस नीति के निश्चित रूप से कुछ परिणाम बहुत प्रभावकारी रहे हैं। विशेष रूप से शिक्षा का अधिकार एक ऐसी सफलता थी जिसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 निश्चित रूप से जानी जाती है। लेकिन भारत में जितनी भी स्वतंत्रता के बाद शिक्षा को लेके नीतियां बनी हैं, चाहे वो राधाकृष्णन आयोग हो, चाहे मुदलियार आयोग हो, चाहे कोठारी आयोग हो, और चाहे 1986 की शिक्षा नीति हो, एक चीज जो लगातार नीति में प्रमुखता के साथ शामिल नहीं की गई वो था भारत की सांस्कृतिक अक्षुण्णता। सातत्यपूर्ण ढंग से चलने वाली हमारी जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक सभ्यता की विरासत है उस पर गर्व करने लायक अपने शिक्षार्थियों को बनाया जाए। और इस दृष्टि से ये जो 150-200 सालों में ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश शिक्षा नीति के तहत, मैकाले मॉडल के तहत हमारे अंदर एक पश्चिम के प्रति एक बोध पैदा हो गया था। एक जो स्व का बोध हमारे अंदर से चला गया था, एक जो जिसको कहते हैं गुलामी की मानसिकता, इससे हम ग्रसित हो गए थे, उसको दूर करना बहुत जरूरी था। दूसरा एक बड़ा कारण ये था कि भारत में जिस तरह की शिक्षा विगत 75 सालों से दी जा रही थी उसमें सबसे जो प्रमुख चीज जो अनुपस्थित थी वो थी बहुविषयकवाद, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और इंडियन नॉलेज सिस्टम का अभाव। ये दोनों चीजें प्रमुखता से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल की गई। सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसमें एक 2-3 जो शब्द हैं वो बहुत प्रचलन में रहे हैं, जिसमें एक शब्द आपने अभी बात ही कर ली है। दूसरा शब्द रहा है GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सर, जिसमें प्राथमिक लेवल पे बात की गई है कि 2030 तक हम 100% करेंगे, और उच्च शिक्षा में जो भी 23 कुछ है सन 2018 का 16 का डाटा है उसको 50% करेंगे। सर, इसको लेकर कैसे करेंगे? देखिए, किसी भी देश में शिक्षा उस देश के आर्थिक विकास की कुंजी होती है। जी सर। और राष्ट्र की चेतना शिक्षा के रूप में परिलक्षित होती है। जी सर। जब हम 2015 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रति देखते हैं तो हम पाते हैं जिन 17 लक्ष्यों को लेकर
2030 तक इन लक्ष्यों को पाने की प्रतिबद्धता संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत 200 देशों ने की थी। उसमें चौथे नंबर का गोल है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको प्रदान करना। जी सर। और अपने पड़ोस में प्रदान करना, ऐसी शिक्षा प्रदान करना जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, सब उसको हासिल कर रहे। यानी इक्विटी और एक्सेस शिक्षा के दो प्रमुख पैरामीटर थे। इस स्थिति में भारत में जो शिक्षा दी जा रही थी उस शिक्षा की अनेक कमियों के साथ साथ यह था कि ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा था। जी सर। और प्राथमिक शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा तक जो शिक्षा के अंदर कंटिन्यूटी होना होती है, जो सातत्य होना होता है, उसका भी अभाव था। और इस पूरे अभाव को देखने का जो पैरामीटर है उसको हम कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। वो लगभग हमारे यहाँ 14-15% हुआ करता था, जो अब इन प्रयासों के बावजूद 27.5% इस समय है। इसको 2040 तक हमने लक्ष्य रखा है कि हम 50% तक बढ़ाएंगे उच्च शिक्षा में। तो ये जो माध्यमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा में छात्र आते हैं, इसके बीच में बहुत ड्रॉप आउट होता है। और इस ड्रॉप आउट के होने के जो मुख्य कारण है कि छात्रों को उच्च शिक्षा के अच्छे संस्थान उनके पास उपलब्ध नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता पर अगर आप जाते हैं तो शिक्षा बहुत कॉस्टली हो जाती है। तीसरा ये है कि शिक्षा में हमने तकनीकी का और ओडीएल का, जिसको डिस्टेंस एजुकेशन आप कहते हैं, इसका उपयोग बहुत ज्यादा नहीं किया था। केवल इग्नू हमें लगता है इग्नू और कुछ राज्यों के जो मुक्त विश्वविद्यालय है, जैसे मध्य प्रदेश में मुक्त विश्वविद्यालय है, छत्तीसगढ़ में सुंदरलाल शर्मा है, मध्य प्रदेश का माखनलाल चतुर्वेदी है, उत्तर प्रदेश का राशि टंडन है, तमिलनाडु का बहुत उपयोगी रहा है अन्नामलाई का डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर इग्नू के अलावा। लेकिन ओडीएल के लिए जिस व्यापक रूप से आपको तकनीकी दक्षता की आवश्यकता होती है, वह दक्षता भी 5G के रूप में अब धीरे धीरे पंचायतों तक जा रहा है। तो अगर हमको GER बढ़ाना है तो डिजिटल यूनिवर्सिटी का नया कंसेप्ट आया है, जिसमें एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी होगी जिससे विभिन्न विश्वविद्यालय ओडीएल के माध्यम से जुड़े होंगे। दूसरा एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमने बढ़ाया है स्वयं, जिसके अंतर्गत जो मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज हम दे रहे हैं वो स्नातक स्तर पर, परास्नातक स्तर पर, डिग्री के अलावा डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए, और जिनको लाइफ लॉन्ग लर्निंग सीखना है। ऐसे छात्र जो किसी कारणवश नौकरी में चले गए हैं, उनको अपनी योग्यता बढ़ाना है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि यदि हम आज चाहें कि हमको GER के लक्ष्य सामान्य शिक्षा से पूरे करना है तो हमको प्रतिदिन कम से कम एक विश्वविद्यालय नया ऐड करना पड़ेगा। प्रतिदिन प्रति सप्ताह लगभग 33 नए महाविद्यालय खोलना होंगे। जिस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता इस काम के लिए होगी, वह संसाधन निश्चित रूप से हम जीडीपी का अगर 3% या 4% भी खर्च करें तब भी हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए इस दिशा में प्रयास किया गया कि छात्रों को तकनीकी मदद से टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन दी जाए और ब्लेंडेड मोड एजुकेशन दी जाए। छात्रों को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, अपने हिसाब से शिक्षा ग्रहण करने के उनको साधन दिए जाएं। और इस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत ही अभिनव प्रयोग हुए हैं। जो 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम एंट्री एग्जिट ऑप्शंस और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के उपलब्धता के साथ आया है, जो क्रेडिट बेस्ड हमने राष्ट्रीय पूरा एक क्रेडिट बेस्ड सिस्टम पैदा किया है, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क पैदा किया है और लेवल ऑफ एजुकेशन दिया है। इन सबको मिला के अब एक इतना विस्तृत राष्ट्रीय शिक्षा का फलक हमें मिला है, जिसमें एक तरफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन है, दूसरी तरफ छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की सुविधा है, छात्र के भारतीयता की जड़ों से जुड़ने के प्रयास हैं, उसी के साथ साथ उसी समय छात्र को 21वीं सदी की जो नई तकनीकें हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे 3D प्रिंटिंग बेस्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी हो, चाहे रोबोटिक्स हो,
चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, इन सभी विधाओं के अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में करके कृषि शिक्षा को, प्रोफेशनल एजुकेशन सवाल ये को, आता है कि अभी आपने बात की है कि शिक्षा जो है वो सस्ती हम करेंगे, तो अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तो विदेशी विश्वविद्यालयों को भी अनुमति है कि यहाँ पर आकर शिक्षा दें, तो विदेशी विश्वविद्यालय यहाँ पर कैसे कम दामों में या कम फीस में शिक्षा दे पाएंगे? देखिए, एक जो बड़ी चिंता सब लोगों को लगातार रही है, ये आज का विषय नहीं है, माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड्स दी फॉरेन यूनिवर्सिटीज। जी सर। अब ये चिंता बहुत बड़ी इस संबंध में नहीं थी कि लगभग 6 लाख विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने जाते हैं। हाँ। चिंता बड़ी इसलिए थी कि ये जो 6 लाख विद्यार्थी भारतीय मुद्रा को विदेशों में देते हैं, जी सर, ये एक इतना बड़ा बजट है कि जो पूरी शिक्षा के बजट से बड़ा है। जी सर। प्रयास इस बात के हैं कि क्या भारत में उस तरह के शिक्षण के इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज के फॉर्म में, महाविद्यालयों के फॉर्म में, इंस्टीट्यूट के फॉर्म में सृजित किए जा सकते हैं, इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, चाहे वो ज्वाइंट यूनिवर्सिटीज के फॉर्म में हो, चाहे विदेशी विश्वविद्यालयों की शाखाएं यहाँ लाकर हों, और चाहे प्राइवेट प्लेयर्स को एनकरेज करके हो। अभी आप देखेंगे 1100 विश्वविद्यालय में लगभग 400 साढ़े 400 हमारे पास प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, और अगर आप NIRF रैंकिंग के 100 प्रमुख विश्वविद्यालय देखें तो उसमें लगभग 46 नाउ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो बहुत तेजी से सिर्फ विदेशी विश्वविद्यालय नहीं, प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं हमारे बीच में, चाहे अमृता विश्वविद्यापीठम हो, चाहे VET हो, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, चाहे बहुत सारे निर्मा यूनिवर्सिटी हो, गलगोतिया हो, MIT हो, पंजाब में शिक्षा बहुत महंगी है सर। शिक्षा महंगी जरूर है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक प्रतिस्पर्धा का माहौल इन्होंने तैयार किया है। एक वो टैबू हटाया है कि प्राइवेट विश्वविद्यालय सिर्फ पैसा कमाने के लिए दे रहे हैं, या डिग्री के लिए दे रहे हैं। तो धीरे धीरे इनमें भी जब प्रतिस्पर्धा आएगी और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जब अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी तो ये दोनों चीजें ठीक होंगी। सर 1986 की जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी तो उसमें कहा गया था कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो महात्मा गांधी और विवेकानंद के जो भारत है, नवीन भारत, उसकी कल्पना कर रहा है। तो सन 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कैसी दिशा में है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या NEP 2020 ये 3 एस्पेक्ट्स को एक साथ कवर करता है। विवेकानंद का जो सेवा भाव शिक्षा में लाने का एस्पेक्ट था, जो अपने भीतर जो निहित पोटेंशियल है उसको बाहर जो है लाने का कार्य शिक्षा के माध्यम से किया जाना था, या महात्मा गांधी की ग्रामीण शिक्षा का जो मॉडल था, जो बेसिक एजुकेशन का मॉडल था। एक तीसरा मॉडल था जिसको लोग भूल जाते हैं, अरविंदो का मॉडल। जी सर। अरविंदो की शिक्षा का मॉडल जिसमें आध्यात्मिकता, जिसमें वैचारिकता, जिसमें व्यक्तिगत आंतरिक शक्तियों को उभारने का संतुलन, ये तीनों के जो मॉडल हैं इनको एक साथ समाहित किया गया है। जी सर। और इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा की परिभाषा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने बदल दी। जी सर। सर एक शब्द आपने बीच में प्रयोग किया था, मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप विद्यार्थी को समझाना चाहें, मतलब समझ करिए कोई BA का है या BCom का विद्यार्थी, तो उसको आप किस भाषा में समझाएंगे? देखिए, 29 जुलाई 2021 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने मल्टीपल एंट्री एग्जिट रेगुलेशन देश के सामने रखा। इस दस्तावेज के अनुसार स्नातक का कोई भी छात्र जब किसी भी विषय में प्रवेश लेता है तो सामान्य रूप से 2 सेमेस्टर, 1 साल, 2 साल पढ़ने के बाद अगर वो छोड़ देता था तो वो BA BSc फेल कहलाता था या अधूरा पाठ्यक्रम कहलाता था, और उसको दोबारा इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ, पुनः शुरू करें। हाँ, मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन के साथ जब प्रवेश लेता है विद्यार्थी तो 2 सेमेस्टर पूरा करने के बाद यदि वो चाहे तो वो उस पाठ्यक्रम को छोड़ सकता है। उसे सिर्फ 4 क्रेडिट का इंटर्नशिप करना होता है। जी सर। और उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट इससे मिलेगा। जी सर। यदि वो 4 सेमेस्टर के बाद छोड़ता है तो फिर एक इंटर्नशिप कराएंगे और उसको डिप्लोमा देके छोड़ देंगे। जी सर।
इसके बाद 6 सेमेस्टर के बाद डिग्री देके छोड़ देंगे। इतना ही नहीं, अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है या जॉब में उसको पुनः लगता है कि उसको अपनी शिक्षा को और बढ़ाना है, तो वो पुनः 7 साल के अंदर आके फिर प्रवेश ले सकता है। 2 सेमेस्टर के बाद कंप्लीट कर सकता है डिग्री, 2 सेमेस्टर के बाद ऑनर्स कंप्लीट कर सकता है। तो उसको न सिर्फ एग्जिट की सुविधा है, दोबारा एंट्री की भी सुविधा है, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट। इसके साथ एक और फ्लेक्सिबिलिटी दी गई जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कम लोग जानते हैं। आप प्रवेश बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में लीजिए, हाँ सर, एनरोल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में करिए, लेकिन 40% पाठ्यक्रम को पूरा करने की सुविधा दूसरे विश्वविद्यालयों से मूक के आधार पर डिस्टेंस लर्निंग से किसी भी तरह से आप 40% कोर्सेज दूसरी जगह से कर सकते हैं। तो अपने चॉइस के कोर्सेज, अपनी कन्वीनियंस के कोर्सेज बाहर से करने की जो सुविधा है, ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट फैसिलिटी में दी गई। सर दूसरी चीज ये कि जो बच्चों में सवाल बड़ा रहता है कि कई छात्र ऐसे होते हैं कि पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का थर्ड सेमेस्टर में वो फेल हो जाते थे, या उनको थर्ड सेमेस्टर में वो पास है, फोर्थ सेमेस्टर की वो परीक्षा छोड़ दी है, तो पहले वो फोर्थ की ही देते थे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद अगर वो थर्ड सेमेस्टर पास हैं और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा वो देना भूल गए या फिर उनमें परीक्षा किसी भी तरह से उनकी छूट गई है, तो फिर से उनको थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा देनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम का इससे कोई संबंध नहीं। जी सर। परीक्षा में प्रमोशन विश्वविद्यालय के रेगुलेशन से होता है। जी सर। और सभी विश्वविद्यालयों को यूजीसी ने सलाह दी है कि छात्र को एक कुछ कंस्ट्रेंट्स के साथ लगातार आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। जी सर। लेकिन उसको डिग्री तब मिलेगी जब वो जितने क्रेडिट, अब आपका प्रश्न पत्र से कोई मतलब नहीं रह गया। जी सर। अब जैसे आपको स्नातक परीक्षा पास करना है, डिग्री लेना है, तो 120 क्रेडिट आपको लेना होंगे। अच्छा सर। इन क्रेडिट्स में से जिस विषय में आप ऑनर्स लेंगे, ऑनर्स के लिए 160 क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी और उस विषय में 80 क्रेडिट आपके उस विषय में होना चाहिए। बाकी 80 क्रेडिट के लिए आपको स्किल आना चाहिए। स्किल के 12 क्रेडिट के कोर्सेज हैं। आपको जिस विषय के साथ दूसरे विषयों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे अगर आप भौतिकी पढ़ रहे हैं तो आपको गणित और रसायन शास्त्र आना चाहिए, तो 32 क्रेडिट उन विषयों के होंगे। उसके साथ साथ आपको भाषा का ज्ञान, कम्युनिकेशन का ज्ञान, अपने चारों तरफ का जो जिसको समग्र ज्ञान कहते हैं, एनएसएस के माध्यम से, एनसीसी के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से, योगा के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी के माध्यम से, अपने इतिहास बोध के माध्यम से, प्रजातांत्रिक मूल्यों के माध्यम से, अलग अलग प्रकार के कोर्स चला के, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से, कुछ इंटर्नशिप के माध्यम से। आपसे सवाल पूछूं कि जैसे मान के चलिए कि मेरा पाठ्यक्रम है बीकॉम, उसको मैं अपने पाठ्यक्रम में जो सब्जेक्ट है उनको मैं उनका क्रेडिट में ले रहा हूँ, लेकिन एक बच्चा है जो स्वयं पे जाता है, उसी ड्यूरेशन में कोई 4 क्रेडिट या 6 क्रेडिट का कोर्स करता है, तो क्या जो फाइनल मार्कशीट उसकी बन के आएगी तो क्या वो उसमें ऐड होके आएंगे स्वयं के 6 क्रेडिट? बिल्कुल आएंगे। तो इस हिसाब से सर वो टॉपर भी हो सकता है बाहर के? अब ये डेफिनेशंस बदल गई थोड़ा। आपको इसके लिए एक और चीज समझने की आवश्यकता है, वो कहलाता है ABC। हाँ सर। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक ऐसा पोर्टल है जिसमें जो भी छात्र या जो भी विश्वविद्यालय, जो भी इंस्टीट्यूट अपने आप को रजिस्टर्ड कराता है, वहां के छात्रों को एक आईडी पासवर्ड वहां से दिया जाता है। हाँ। इस आईडी पासवर्ड के छात्र जो भी क्रेडिट गेन करते हैं, ठीक है सर, जैसे मान लीजिए एक कोर्स उसने बुंदेलखंड से किया जिसकी 4 क्रेडिट का कोर्स है, ठीक है सर, तो जैसे ही वो कोर्स पास करता है उसके डॉक्यूमेंट वहां अपलोड कर दिए जाते हैं, उसके बैंक में 4 क्रेडिट अर्न हो जाते हैं। अब जब ये सारी क्रेडिट अर्न कर लेता है अलग अलग जगह से, वो उसी जगह उसके खाते में एक ही आईडी पे हो जाती। इसके बाद छात्र एप्लीकेशन देगा जिस विश्वविद्यालय में वो रजिस्टर्ड है ये छात्र, वहां के कंट्रोलर को, कि मैंने 160 क्रेडिट पूरी कर ली है। हाँ। मुझे बीए, बीएससी या बीकॉम की डिग्री या जो भी डिग्री लेना है, बीटेक लेना, बी फार्मा लेना, बीबॉक लेना, ये डिग्री प्रदान कर दी जाए। जी सर। विश्वविद्यालय के नियमों के तहत ये चेक किया जाएगा कि 80 डिग्री उसने कॉमर्स में ली है। हाँ। 80 क्रेडिट, बाकी 32 क्रेडिट कॉमर्स के सहायक विषयों में ली हैं। 12 क्रेडिट का स्किल उसको आता है।
इतने क्रेडिट का प्रोजेक्ट वर्क इंटर्नशिप के माध्यम से किया है, इतने क्रेडिट की मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ली है, इतने क्रेडिट की उसने वैल्यू एडेड कोर्सेज लिए हैं। ये सारे समीकरणों को देखते हुए वहां से क्रेडिट डाउनलोड करेंगे, वहां से इसको कहते हैं रिडम्पशन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट रिडम्पशन होगा, विश्वविद्यालय उसको डिग्री देगा, 160 की जगह उसकी क्रेडिट 0 हो जाएंगी। फिर से वो क्रेडिट गेन करेगा, फिर एक सर्टिफिकेट कोर्स ले लेगा। इस तरह से जैसे आप बैंक में पैसा रख के पैसा निकाल के खर्च करते हैं, आप अपनी एकेडमिक क्रेडिट रखने के लिए यूजीसी ने आपको एक एबीसी दिया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया है। प्रत्येक छात्र अपने आप में स्वतंत्र हो जाएगा, जहां से भी वो क्रेडिट लेना चाहे, वो जैसे मैंने कहा स्वयं प्लेटफॉर्म के कोर्सेज से ले सकता है, एनपीटेल से ले सकता है, विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपने आप को उस कोर्स के लिए रजिस्टर करा के ले सकता है। तो उसकी जो एजुकेशन है उसके हिसाब से, उसकी चॉइस से, उसकी पसंद से और उसके तरीके से होगी। जी सर। समय की कोई प्रतिबद्धता नहीं होगी। जो छात्रों के ऊपर एक प्रेशर होता था और जो ड्रॉप आउट होता था, जिससे जीईआर नहीं बढ़ पा रहा था, ये ड्रॉप आउट में सिग्निफिकेंट कमी होगी। सर दूसरी चीज आपसे एक सवाल पूछेंगे कि जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सेमेस्टर बेस्ड पाठ्यक्रम पर फोकस है, पहले हम लोग ईयरली या वार्षिक प्रणाली पर चलते आए हैं, तो दोनों में आपके हिसाब से कौन सा बेहतर है? एक शिक्षक के व्यू से देखें हम और एक छात्र के व्यू से देखें। देखिए, इवोल्यूशन हुआ है एजुकेशन में। वार्षिक प्रणाली से पहले सेमेस्टर प्रणाली, फिर चॉइस बेस्ड सेमेस्टर सिस्टम आया, सीबीसीएस आया। सीबीसीएस के बाद 2019 में हम एलओसीएफ लाए, लर्निंग आउटकम बेस्ड क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क को डाला। और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद हमने क्रेडिट सिस्टम, नेशनल हायर एजुकेशन क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और वोकेशनल फ्रेमवर्क, इन चारों को मिला के इस समय जो शिक्षा का मॉडल हमारे पास है, उसमें हम 3 चीजें मूलतः देखते हैं। जी सर। नंबर 1, परीक्षाओं की महत्ता को खत्म करना। जी सर। छात्र का आकलन उसके द्वारा अर्जित ज्ञान के साथ साथ उसके अंदर पैदा कौशल पर हो, उसके आउटकम्स पर हो, ना कि उसने क्या रटा है इस बात पर। जी सर। इसलिए जहां हमने पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किया है, पाठ्यक्रमों को आधुनिक बनाया है, बहु विषयक बनाया है, पाठ्यक्रम को लचीला बनाया है, उसी के साथ साथ जो पेडागोजी है, किस तरह से शिक्षण दिया जाए। एक और तो सर हम लोग जहाँ फोर्स कर रहे हैं कि हम रटा हुआ नहीं लेंगे, या एक और हम जहाँ स्किल पर जा रहे हैं, तो वहाँ हमारे देश की जहाँ यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, ये तो सब उसी बेस पे है। नहीं, इनमें बहुत जल्दी आप बदलाव देखें। जी सर। इन सारी परीक्षाओं को भी अनुभवजन्य बनाया जाएगा। जी सर। देखिए, अभी इस बात पर निर्भर हैं आप कि परीक्षा में एक प्रश्न पत्र में 3 घंटे में आपका परफॉर्मेंस कैसा है। लेकिन हम जिस भारतीय शिक्षण पद्धति की बात कर रहे हैं, जिसको उपनिषद पद्धति कहते हैं या गुरुकुल प्रणाली कहते हैं, हाँ सर, उसकी जो खासियत ये है कि छात्र को रोज मौका मिलता है अपने आप को ठीक करने का। जी सर। और उसमें करके देखो, सीखने की प्रवृत्ति, एक साथ मिलके काम करने की प्रवृत्ति, उसमें ये जो प्रतिस्पर्धा की भावना, इसको खत्म करते हैं। कोई एक व्यक्ति दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ करे, इससे बेहतर है कि व्यक्ति अपने से बेहतर होने की होड़ करे। ये हमारी शिक्षा प्रणाली का मूल मंत्र है। दूसरा मंत्र ये है कि हम सबको साथ लेके कर, ये जो ऋग्वेद का हमारा मंत्र है, जिसको हम रोज पाठ करते हैं, सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहेत तेजस्विना वदीत मस्तु माम विदिशावहेत। हम एक साथ बैठ के काम करें, एक साथ बैठ के विचार करें, एक साथ बैठ के श्रेष्ठता का आकलन करें। ये जो भाव है, ये छात्रों के अंदर आने से क्या है, छात्र का जो ज्ञान है, जो उसका कौशल है, वो समाज के काम में आता है। सामाजिक दृष्टिकोण जब तक हमारा नहीं बदलेगा, तब तक हमारा स्वार्थ जो है निःश्रेयस की तरफ नहीं बढ़ेगा, तब तक हम अखंड मंडलाकार नहीं बनेंगे। अपने हृदय की विशालता को बढ़ाना शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आप इसलिए अगर पढ़ते हैं कि अपने माँ बाप के लिए पढ़ रहे हैं, अपने भाई बहन के लिए पढ़ रहे हैं, अपने गांव के लिए पढ़ रहे हैं, अपने समाज के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपके पढ़ने की ललक बढ़ती है। जी सर। आपका उद्देश्य जो है उदात्त होता है। और यह भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, कि बच्चे अपने लिए ना पढ़ें, बच्चे अपने समाज के लिए पढ़ें, अपने देश के लिए पढ़ें और अपने आप को
त्याग की अवस्था में लाएं, स्वार्थ को छोड़ के निस्वार्थ पड़े, सेवा भाव उनके अंदर आए। सर, तो एक जो हम लोगों का एक प्रमुख सवाल था आज का, आपने बहुत सारी जानकारी हम लोगों को दी है। एक जो सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद क्या बड़े बदलाव आपको अभी हाल में देखने को मिले, क्योंकि दावा ये भी किया जाता है कि अभी इसका जो पूरी तरह से जो इसका फ्रेमवर्क है उसको कुछ समय लगेगा, कुछ सालें लगेंगी जब ये लोगों को दिख पाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या थी खुद में। लेकिन अभी क्या, अभी तक हम अगर कहें 2024 तक, तो क्या बड़े बदलाव हमने देखे? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू हुए लगभग 3.5 साल हो गए। जी सर। जुलाई 2020 में हमने इसको लागू करना शुरू किया था और बहुत सारे लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहली शिक्षा नीतियों से बिल्कुल भिन्न है। हाँ सर। ये कोई रीस्ट्रक्चरिंग नहीं है, ये पूरी तरह से शिक्षा की नीति में एक बड़ा बदलाव है और इसमें इसको लागू करना किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो शिक्षा जगत से जुड़ा है और इसके केंद्र में शिक्षक है। जी सर। शिक्षक को ये तय करना है कि अपने आप को अनलर्निंग के लिए तैयार रहे, जो उसने पहले सीखा है उसको भूले, फिर रीलर्निंग करे, अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी कैपेसिटीज में वृद्धि करे। जब तक ये नहीं होगा, अब ये ऊपर के गाइडलाइन से, यूजीसी या मिनिस्ट्री से कोई दिशा निर्देश मिलेंगे तब लागू होगा, ऐसा नहीं है। इस दृष्टि से क्या है, इसके लागू होने का स्वरूप भी शिक्षा नीति में छिपा है। जी सर। पहली की शिक्षा नीतियों में इंप्लीमेंटेशन इंस्ट्रक्शंस अलग से आते थे, जैसे हमको बहुविषयक संस्थान बनाना है तो आप देखेंगे भारत में लगभग 1100 विश्वविद्यालय, 50,000 महाविद्यालय, लगभग 100 के आसपास CSIR लैब, NIT, IIT, IIM, IISER, NISER, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिसमें 40% संस्थान एक विषयक हैं, या तो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, या नर्सिंग है, या इंजीनियरिंग है, या फार्मेसी है, या एग्रीकल्चर है। इन सब में बदलाव के लिए सबको एक साथ आना होगा। क्लस्टरिंग ऑफ इंस्टीट्यूट एक काम है, इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है। प्रत्येक विश्वविद्यालय दूसरे विश्वविद्यालय के साथ MOU कोलैबोरेशन करके विषयों के जो समीकरण हैं उनको बदल रहा है। बहुविषयक शिक्षा धीरे धीरे संस्थानों में प्रवेश कर रही है। एक दूसरा बड़ा बदलाव, जैसे हमने कहा कि 2020 से लेके 2023 तक जो हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उन्होंने लगभग 9 गाइडलाइंस भेजी हैं, जिसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की गाइडलाइंस है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट लागू करने की गाइडलाइंस है, बच्चों को फ्लेक्सिबल एजुकेशन देने की गाइडलाइंस है, बहुत सारी